हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपकी डीओई की तरफ से जो भेजी गए सैम्पल पेपर है क्लास 9th का। और सेशन देख लीजिए 2022-23 और सब्जेक्ट देख लीजिए मैथ्स, ठीक है, यानी गणित का, मैथमेटिक्स का ये आपका सैम्पल पेपर है और एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपका एग्जाम में पेपर आने वाला है। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इन्होंने लिख रखे हैं, 80 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे पेपर करने के लिए। और आफ्टरनून में आपके एग्जाम होंगे 2:30 से लेकर के 5:30 बजे तक। ठीक है, तो ये तो था एग्जाम का टाइमिंग और एग्जाम कितने मार्क्स का है, क्या है। अब हम देखेंगे सैम्पल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से सेक्शंस हैं। और जो आज की हमारी वीडियो है ये हमारी सिर्फ सेक्शन ए की वीडियो मैं बनाऊंगी, जिसमें हम सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो स्टार्ट है हमारी वीडियो। सामान्य निर्देश में, ये हिंदी मीडियम में सारे सामान्य निर्देश दिए हुए हैं और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जो सेक्शन है वो ABCDE सेक्शंस है, 20 MCQ क्वेश्चंस हैं, फिर 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले हैं, 6 मार्क्स वाले 3 है, फिर 4 मार्क्स वाले 5 है, केस स्टडी वाले 3 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, इस तरीके से दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि नीट फिगर्स बनानी है, π/22/7 का यूज़ करना है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, सीरियल नंबर लिखना है क्वेश्चन के आगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी ये भी लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस जो है कंपलसरी है, इंटरनल चॉइस जो दी है उसमें से कोई एक कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे सेक्शन ए पार्ट पे। सो सेक्शन ए में बेटा आपको दे रखा है, सेक्शन ए 20 मार्क्स का है जिसमें 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं रीड करने वाली हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण y अक्ष के समांतर है। तो y अक्ष के समांतर की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा जूम करूंगी ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो। तो जब y की बात करते हैं तो x की वैल्यू को हम जो है वो कंसिडर करते हैं, यानी a जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि y जो है वो तभी पैरेलल होगा जब x की वैल्यू आपकी 7 होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है बहुपद x² - 9 में x का गुणांक बताइए। तो x तो है ही नहीं इसमें, तो x का गुणांक होगा ही नहीं, इसलिए x का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। तो इसका भी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हम बोलते हैं 1 को, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। If equals are added to equals, the whole are equal. According to Euclid, this statement is, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यह कथन यूक्लिड के अनुसार क्या है, तो ये एक्सियम है अभिग्रहित, यानी ये 6th एक्सियम है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में, दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल x इज। एंगल x निकालना बेटा, थोड़ा सा इसको जूम करूं और ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब देखिए इसमें करना क्या है, ये लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, तो 5x + 4x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। दोनों को प्लस करोगे 9x इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180/9 और कट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री आ जाएगी। तो x की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई, 20 डिग्री आ गई, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज y, वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है, एंड विच लाइज ऑन y एक्सिस, और जो y अक्ष पर स्थित है। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, y के पॉइंट होते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में y 4 होगा और x क्या होगा, 0। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7th में दे रखा है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 4, यानी बहुपद x + 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो पॉलिनोमियल दे रखा होता है उसको इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -4। तो यानी ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान है।
क्वेश्चन नंबर 8 है द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इफ s माइनस ए 8, s माइनस बी 12 एंड s माइनस सी 14। यदि s माइनस ए 8 है, s माइनस बी 12, s माइनस सी 14 है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जगह दे रखी है ना, तो ऊपर सॉल्व कर लेती हूँ, इसको एरो बना देती हूँ। सॉल्व किस तरीके से करना है, फॉर्मूला जो होता है वो s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है सेमी पेरीमीटर का। अब अगर हम s माइनस ए 8 की बात इज इक्वल टू 8 की बात करें तो यहाँ से a की वैल्यू जो निकलेगी वो s माइनस 8 निकल जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही s माइनस बी जो 12 है तो b की वैल्यू जो है वो s माइनस 12 निकल जाएगी। और ऐसे ही c की वैल्यू जो है वो s माइनस 14 निकल जाएगी, जो कि यहाँ दे रखी है। अब इन सबको a प्लस बी की जगह रख देंगे, c की जगह रख देंगे। a की जगह हमने रख दिया s माइनस 8 प्लस s माइनस 12 प्लस s माइनस 14 अपॉन में 2 इज इक्वल टू s, ठीक है। अब एक बार इरेजर से इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए हुआ क्या, ये 2s हो गया, ये मल्टीप्लाई होकर के, और s कितने हो गए, 3s हो गए, और ये 14 और ये 12 26, 26 और 8 34 हो गए। तो इधर आके माइनस 3s जो है वो 2s माइनस 3s हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 34, और माइनस 1s माइनस करोगे तो माइनस 1s बचेगा, माइनस 34, माइनस से माइनस कट गया तो s क्या आ गया, 34 आ गया। तो देखिए s 34 है या नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है, s 34। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना लीजिए, ठीक है। तो P इधर आ गया, Q आ गया, R आ गया, ठीक है। अब PQ बराबर PR दे रखा है, PQ PR के बराबर है, और PQR 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री है बेटा। आपको ये निकालना है ये वाला। तो जब ये जो त्रिभुज है आइसोसेलेस त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दोनों कोण बराबर होंगे, यानी Q बराबर R होगा। तो अगर Q 30 है तो R भी 30 होगा, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है इफ P पॉइंट, Q पॉइंट, R, S एंड T आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर देन द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉइंट होगा। यानी ये P, Q, R, S जो पॉइंट दे रखा है, T दे रखा है, ग्राफ पेपर पर निरूपित किया जाता है, तो चौथे चतुर्थांश में कौन सा बिंदु आएगा। तो देखिए अगर हम ग्राफ की बात करें बेटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सब मानेंगे, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। फर्स्ट वाले में दोनों प्लस होते हैं, सेकंड वाले में माइनस प्लस होता है, थर्ड वाले में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ वाले में प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये आ गया -1 और 1, -1 और 1 कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, तो P इधर आ गया। 3 और -4 कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, तो Q इधर आ गया। R 1 और -1 ये भी इधर ही आ गया R। फिर S -2 -3 S आ गया इधर। T -4 + 4 तो T यहाँ पे आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है, ये इसमें कौन से पॉइंट है, Q एंड R, तो इसका सही ऑप्शन है Q एंड R। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे दे रखा है इन फिगर AB एंड CD आर 2 इक्वल कॉर्ड्स। तो फिगर देखिए, फिगर में AB, ये AB और जो CD है वो 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O दे रखा है, ठीक है। आकृति में AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की 2 बराबर जीवाएं हैं। OP एंड OQ आर परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड्स। तो OP देखिए ये रहा OP, और OQ जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड्स पे, जो कॉर्ड्स AB और CD है ना, इसके ऊपर ये हमने परपेंडिकुलर बना दिया। आगे बढ़ते हैं। AB एंड CD रिस्पेक्टिवली, यानी OP एंड OQ क्रमशः जीवाओं AB और CD पर लंब है। अब POQ अगर 140 है, तो मैं एक बार फिगर पे चलती हूँ वापस। जो अंदर वाला जो एंगल है ये वाला, ये 140 है अगर, तो आपको APQ ये वाला, APQ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल CQP ये निकालना है। तो देखिए इसको चलिए सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके लिए मुझे फिगर को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ताकि मैं फिगर में से आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि क्या है। तो फिगर को देखिए मैंने यहाँ बड़ा कर दिया है। अब अगर हम फिगर पे आए तो हम देखेंगे ये वाला बेटा, ये पूरा क्या है, 90 है, ये भी पूरा 90 डिग्री है, और ये वाला है 140 डिग्री, ठीक है। अगर ये 140 है
तो ये इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, QPO और OQP, ये वाला एंगल 40 डिग्री का ही बचा, तो 40 का ये आधा 20 हो गया, ये आधा 20 हो गया, ठीक है। और पूरा टोटल कितने का है, ये 90 का, तो ये हो गया 70 और ये भी हो गया 70, यानी 70 और 70 हो गया। लेकिन आपको दोनों को जोड़ के बताना है, तो 70 + 70 क्या होगा आपका 140 हो जाएगा। यानी सी की जो वैल्यू आई है बेटा, एक बारी आपको समझ आया है, नहीं आया तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सी की वैल्यू जो है वो 140 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें 70 डिग्री + 70 डिग्री को हमने ऐड करा, तब हमारी 140 डिग्री आई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में आपको दे रखा है √6 और √8 का मान निकालिए, द वैल्यू ऑफ √6 एंड √8। तो √6 को हम √2 × 3 कर सकते हैं, ठीक है, और √8 को हम 2√2 कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको जब मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो कैसे होगा, देखिए, मल्टीप्लाई हो गया 2√2 × 2√3 × 2√2, ये और ये मिलके 2 ही हो गए, 2 2 = 4, 4√3 बच गया इसका आंसर। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 4√3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बेटा पहले होता क्या है वो जानना हमें जरूरी। तो पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स होती हैं। तो पहले टर्म्स देख लेते हैं, ये एक ही टर्म है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये एक ही टर्म है इसे कैंसिल कर दीजिए, तो डी और बी कैंसिल हो गए, इसमें 2 टर्म है इसमें 2 टर्म है। अब इन दोनों में से कौन सा ये देखना है। तो जिसकी पावर होल नंबर होती है वो पॉलिनोमियल होता है। इसकी पावर देखिए माइनस है तो ये होल नंबर नहीं है, इसकी पावर 2 है, होल नंबर है, तो ये सही आंसर है, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। A cone and a hemisphere of a same radii r have equal volumes, the height of the cone। समान त्रिज्या r वाले एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन समान है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को, शंकु का आयतन होता है, जो वॉल्यूम है कोन का होता है 1/3 πr² ऊंचाई h होता है, और हेमिस्फेयर जो है उसका आयतन होता है 2/3 πr³ हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ये r² से एक r बच गया, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या, इधर बचा h = 2r बचा। तो यानी h की वैल्यू क्या आ गई 2r, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस कट्स x एक्सिस एट द पॉइंट। x अक्ष को समीकरण 2x + 3y = 6 किस बिंदु पर काटती है, आपको ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमने बना लिया ग्राफ, ये हो गया 0 1 2 3 1 2 3, ठीक है। पहले अब पॉइंट निकालना है ना इसका, पहले इक्वेशन लिखो 2x + 3y = 6, ठीक है। इसका टेबल बनाओ, xy, ठीक है। x को 0 रखोगे ना इधर, तो y बन जाएगा 2, x को 0 रखो, y बन गया 2, ठीक है। इसके बाद y को 0 रखो तो x बन जाएगा 3, इसी में रख करके देखो, ठीक है। अब फिगर पर अब इसकी प्लॉट करिए, 0 पे 2 बनाना है तो 0 पे 2 बन गया हमारा ये वाला, ठीक है, और 3 पे 0 बनाना है ये वाला, इन दोनों को मैच कर दीजिए, इस तरीके से बनेगी फिगर। लेकिन आपको बोला ये है कि x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, तो 3 0 पे कट कर रही है, तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x³ - x² + 5। इसकी डिग्री बतानी है, तो इस सबसे बड़ा नंबर क्या है 3, तो 3 डिग्री हो गई इसकी, डी इसका आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या मिलती है। द फिगर ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ अ रोम्बस टेकन इन ऑर्डर। तो रोम्बस की अगर हम बात करें तो इस तरीके से अगर हम रोम्बस की बात करेंगे, या फिर हम ऐसे करते हैं, ये देखिए मैं एक बार बताती हूँ, इस तरीके का भी रोम्बस हो सकता है। अगर हम उसके मिड पॉइंट की बात करें और सबको मिलाएं तो वो रेक्टेंगल निकलता है, तो इसका सही उत्तर है बेटे अ रेक्टेंगल, सी।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग हाइट 12 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी 12 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। किस तरीके से करेंगे देखिए, मैं आपको इसको बताती हूँ। तो हाइट निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है आपका √3/2 साइड होता है इनटू में। तो ये आपको दे रखी है 12 और ये दे रखी है √3 2 साइड। कट करा, 20 मल्टीप्लाई करा, 24 आ गया इधर, और √3 रैशनलाइज कर दिया इसको, साइड कट कर दिया, ये 3 आ गया ना ऊपर, तो 3 8 जा 24, तो 8 √3 आ गया साइड। तो देखते हैं इसमें है कि नहीं है। एरिया निकालना है तो नहीं होगा अभी, इसके आगे करेंगे हम एरिया। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड की जगह क्या आ जाएगा आपका 8 √3 और 8 √3, ये कट गया, 4 2 8। फिर उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इसको दो बारी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, √3/4 और फिर ये है ना आपका। तो अब देखो ये √3 नहीं कटेगा, सॉरी बेटे 4 ही कटा है ना बस, ये वाला √3 तो नहीं कटेगा। एक मिनट रुको, कहीं मैंने इसको गलती से ना काट दिया हो, दोबारा से देखते हैं एक बारी। ये था ना √3/4 साइड का स्क्वायर था, तो √3/4 इंटू 8 √3 इंटू 8 √3, 4 2 8 कटेगा बस, ठीक है। और ये वाला रूट से रूट कट गया, तो 3 2 6 6 8 जा 48 और √3 इसका आंसर हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 48 देख लेते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आते हैं असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी में अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। असर्शन क्या है, ए बी बराबर पी क्यू है एंड पी क्यू बराबर एक्स वाई है। देखिए ए बी जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, ठीक है, पी क्यू के बराबर है। तो अगर हम एक और ट्राइंगल लें तो ए बी किसके बराबर होगा, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो पी क्यू ए बी जो है वो एक्स वाई के बराबर हो गया। और रीजन इसमें दे रखा है 3 थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अदर। यस, अगर वो आपस में बराबर है तो वो अगर एक दूसरे वो बराबर है तो आपस में भी बराबर होगी, ठीक है। तो अभी कथन है यदि ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। और दूसरा है जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती है वो एक दूसरे से भी बराबर होती है। तो इसका सही उत्तर जो है बेटा, सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बोथ असर्शन, ये करेक्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। यानी जो असर्शन है ए और आर वो दोनों ही ट्रू है, दोनों ट्रू हैं और वो सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, आर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। असर्शन है द हाइट ऑफ अ कोन हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 10 एंड आर जो एच है वो 12 है। यानी एच जो है वो है आपका 12, एल है 10 और आर है 6, ठीक है, सेंटीमीटर्स हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं द हाइट रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट सर्कुलर, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ जिसमें कि ये बेस है, तो बेस कितनी हो गई आपकी 6, हाइपोटेन्यूज 12 है और जो हाइट है वो है आपकी 10। तो ये अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर होता है आपका 100 और 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। तो 100 और 36 मिलकर के 136 बनेंगे, लेकिन 144 होता है, इसलिए नहीं है, ट्रू नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर है असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, ठीक है। रीजन तो ट्रू है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बदल, लेकिन असर्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो बेटा ये हमने 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में जान लिए। आगे भी खंड ब है, सेक्शन बी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कहीं पे कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे डीओई की तरफ से दिया हुआ सैम्पल पेपर, जो कि एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर है मैथ्स का, क्लास 9th का, और सेशन है 2022-23। और ये हमारी जो वीडियो है बेटा, ये वीडियो पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 वीडियो है ये, जिसमें आज हम सेक्शन बी के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए वाली जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, जो पार्ट 1 है, तो आप पहले उसको सॉल्व करिएगा, उसमें से नोट डाउन करिए क्वेश्चंस, और उसके बाद इसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन बी। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सेक्शन बी आता है यानी खंड ब, और खंड ब में 5 प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है, यानी जो 2 मार्क्स ईच 5 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है 21, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल ADC 105 का है, एंड साइड AB इज प्रोड्यूस टू पॉइंट E, और भुजा AB को बिंदु E तक बढ़ाया गया है। As shown in the figure, find the value of x plus y, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है x plus y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये x और y फाइंड आउट करोगे, फिर दोनों को प्लस करके इसकी वैल्यू जो है वो आप निकालोगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस सही है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन है ये। तो एंगल ADC, यानी ये वाला जो एंगल है बेटे, प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों जो एंगल्स जो होते हैं वो दोनों मिलकर के 180 के होते हैं। तो ये वाला 105 का है, प्लस DCB आपको नहीं पता 180। ठीक है, तो DCB की क्या है आपका y है ना, तो आप y लिख सकते हैं यहाँ पे, तो y लिख दीजिए। y की वैल्यू 180 माइनस 105 हो जाएगी, 105 डिग्री, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर आप माइनस करते हो 180 में से 105 को माइनस करते हो तो 75 डिग्री आ जाएगी, यानी y हो गया आपका, ये y जो है वो आपका 75 डिग्री का हो गया। अब आपको x निकालना है, तो x भी आपका 75 डिग्री का होगा। क्यों होगा? मैं यहाँ पे आगे सॉल्यूशन लिख रही हूँ। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर कोण है, एकांतर कोण है ना। ठीक है, यानी इधर वाला एक एंगल और एक इधर वाला। तो अब दोनों को प्लस करेंगे, जब हम x प्लस y करेंगे तो क्या निकलेगा? x कितना हो गया? 75, y भी हो गया 75, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 150 आ जाएगी। तो 150 हमारा फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन में। इसमें चॉइस दे रखी है, देखिए, और फिगर दे रखी है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दी गई आकृति में यदि ABCD एक वर्ग है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये फिगर दे रखी है, ये सारे 90 डिग्री के एंगल हो गए, क्योंकि वर्ग है यानी स्क्वायर है बेटा। अगर 90 डिग्री का एंगल है, ये थोड़ा सा जूम करती हूँ इसको, 90 डिग्री का एंगल है ये पूरा, तो हाफ 45 हो गया। तो सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ, तो ये वाला 45 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये पूरा क्या होता है? लीनियर पेयर होता है। ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा रैखिक युग्म है 180 डिग्री का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि जो आप एंगल DOC लिख रहे हो, DOC जो है प्लस DOX की अगर हम बात करें तो नहीं, COX ये हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, जिसमें ये 105 है। तो COX का जो COX O वाला एंगल जो है ये आपको नहीं पता, तो ये आप COX ही रखिए, इसे 180 करिए। तो COX जो है वो आपका निकल जाएगा 180 माइनस 105 कितना हो गया? 75 डिग्री हो गया, यानी ये वाला जो एंगल है 75 निकल गया। अब 45 प्लस 75 प्लस x
इज इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों जो कोणों का युग्म है वो 180 डिग्री का होता है। इन दोनों को प्लस करिए, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 120 आ जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू आप निकाल लीजिए 180 माइनस 120, तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो यानी x की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी निकल गई 60 डिग्री निकल गई। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको ये दिया हुआ है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं वाइट बोर्ड पर। तो चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम इसमें वाइट बोर्ड पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन है, पहले बनाएंगे फिगर हमने इस तरीके से बना ली। दो लाइंस बनानी है जो आपस में कट कर रही हैं। तो ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया सी और डी, और ये जो कट कर रहा है इसका नाम हो गया ओ। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में एंगल AOC देखो एक बारी, AOC ये वाला एंगल देखो, AOC प्लस एंगल AOD जो है ये वाला, तो दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर, यानी रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो ब्रैकेट में आप यहाँ और तो दोनों कितने के होंगे 180 डिग्री के होंगे। अब ब्रैकेट में आप लिख दोगे लीनियर पेयर या फिर रैखिक युग्म। ठीक है, हिंदी में लिख दीजिएगा पूरा। फिर अब दूसरा देखिए, दूसरा वाला एंगल AOD देखो ये वाला, प्लस एंगल BOD देखो, ये 180 डिग्री का हो गया ये वाला, क्योंकि ये भी रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है ये दोनों भी। तो ये भी ब्रैकेट में आप लिख दीजिए लीनियर पेयर रैखिक युग्म लिख दीजिए। अब दोनों को 180 है तो दोनों को ऐड कर लो, AOC इक्वल टू रख सकते हो ना AOD इज इक्वल टू AOD एंगल AOD प्लस एंगल BOD, सेम है, कट गया तो बचा क्या AOC बराबर किसके BOD के। तो हमें देखो AOC यानी ये वाला जो है ये वाला बराबर BOD के ये वाला, ये और ये यानी 1 और 2 ये दोनों बराबर है, हमारा प्रूफ हो गया। तो हमें यही प्रूफ करना था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, हिंदी में लिख सकते हो इति सिद्धम। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन ये रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। राइट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर। नीचे दी गई आकृति की सहायता से निम्नलिखित को लिखिए। तो देखिए बेटे आकृति में एक ग्राफ दिया हुआ है। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ आपकी बुक का डिट्टो क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन जो आपकी बुक में से आ रखा है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए इसमें क्या दे रखा है, बी के निर्देशांक यानी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो बी देखिए कहाँ पे है, उसके कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं। ये रहा बी यहाँ है, यहाँ से गए -5 और यहाँ से गए 2, यानी बी की जो वैल्यू हो गई वो -5 पे 2 हो गई। तो यहीं पे इसका आंसर लिख देते हैं हम -5, 2। अब है नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, सी के निर्देशांक यानी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो सी के निर्देशांक देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से आया 5 x का और यहाँ से आया -5। तो सी के जो निर्देशांक या कोऑर्डिनेट है वो है 5 पे -5। ठीक है, थर्ड है निर्देशांक -3, 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 पे -5 कौन सा नंबर है। ये -3 यहाँ से आए, -5 यहाँ से आए, तो कौन सा पॉइंट आया E, यानी थर्ड का आंसर है E। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 पे -4। तो 2 पे ये रहा 2 -4 ये रहा, कौन सा पॉइंट है G। तो लास्ट का आंसर हो गया G। इसका आंसर E था बेटे, ध्यान रखिएगा। और इन दोनों के आंसर मैंने लिखवा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा डन हो गया।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। 24 का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें देखो आपको एक सर्कल बनाना है, तो मैं एक सर्कल को ड्रॉ करती हूँ। देखिए यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद अब बीच में सेंटर ले लीजिए ओ। वेट इसका पेन चलाना पड़ेगा। ये बीच में सेंटर ले लीजिए ओ। ये हो गया इसका पूरा डायमीटर, यानी जो है व्यास हो गया। ये यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ से व्यास हो गया। ठीक है, तो ये आ गया ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी और सी डी को मिला दिया क्योंकि ये वृत्त की जीवाएं हैं यानी कॉर्ड्स हैं और दोनों बराबर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, ए ओ बी यानी ये वाला एंगल और सी ओ डी बराबर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे दो ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल ए ओ बी ले लो एंड एन की जगह और लिख लेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, और सी ओ डी ले लो। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल ले लिए ये वाले। इसमें ओ ए बराबर ओ सी होगा क्योंकि ये रेडियस है, रेडियाई है यानी दो हैं तो रेडियाई लिखेंगे हम। त्रिज्याएं हैं, हिंदी में लिख लीजिए त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर है। ऐसे ही ओ बी बराबर ओ डी है क्योंकि ये भी रेडियस है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और ए बी बराबर सी डी जो है वो गिवन है यानी दिया है, गिवन है यानी दिया है। ठीक है, तो ये दोनों सर्वांग सम हो गए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी। किस समरूपता से, किस सर्वांग समता नियम से, एस एस एस। ठीक है, तो जब ये एस 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 बराबर है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो एंगल ए ओ बी किसके बराबर हो गया, एंगल सी ओ डी के। कैसे, सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। एस 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 रूल है, भुजा भुजा भुजा, हिंदी में लिख दीजिएगा भुजा भुजा भुजा, इधर आ जाएगा भुजा भुजा भुजा। ठीक है, तो सी पी सी टी से ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बेसिकली आपको करना था। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा डन। अब इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन हम करते हैं। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 24 के सेकंड वाले पार्ट पे, अथवा वाले पार्ट पे। और इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। यदि किसी समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं जो ऑप्शन वाला है। इसमें हमें एक ट्रेपेजियम बनाना है यानी समलंब चतुर्भुज बनाना है। तो इस तरीके का समलंब चतुर्भुज होता है। इसकी ये जो साइड्स हैं दोनों, ये नॉन पैरेलल साइड्स यानी समांतर नहीं है। तो हमने यहाँ रख दिया ए बी सी और डी। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसके ऊपर एक लंब खींचिए यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इसका नाम ई दे दीजिए। सी से भी एक ड्रॉ करिए, इसका नाम एफ दे दीजिए। ठीक है, अब सॉल्यूशन में आपको ट्रायंगल ए डी ई और जो ट्रायंगल है सी बी सी एफ, ठीक है, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है यानी सर्वांग सम। तो एंगल ई बराबर एंगल एफ हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हमने जो है वो क्योंकि जो डी ई है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। ठीक है, और जो सी एफ है वो है परपेंडिकुलर किस पे, बी ए पर, इसलिए ये 90 डिग्री है। फिर ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है, ये गिवन है यानी ये दिया हुआ है, तो हमने इसको लिख दिया दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद डी ई जो है वो बराबर है सी एफ के। क्यों, ये जो डी ई है ना ये वाली लाइन और सी एफ वाली ये लाइन बराबर है क्योंकि ये जो पैरेलल लाइंस होती है ना, ये वाली पैरेलल लाइंस है ना, ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। ठीक है,
तो इसलिए ये ट्राइंगल जो है ADE सर्वांगसम यानी आपका कॉन्ग्रेंट हो गया किसके साथ, BCF के साथ। रूल कौन सा लगा, 90 डिग्री है इसलिए RHS कॉन्ग्रेंसी रूल लग गया। ठीक है, तो अब आप एंगल DAE किसके इक्वल हो गया, CBF के CPCT से। ठीक है, CPCT से प्रूफ हो गया। तो एंगल A बराबर एंगल B हो गया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम। इसके बाद इसी में ही एंगल A प्लस एंगल D लेंगे अगर आप फिगर में, तो वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना सेम साइड के, वो 180 के होते हैं। और ऐसे ही एंगल B और D जो है वो भी 180 का होगा। ठीक है, तो हम आगे ये लिख सकते हैं कि इसीलिए जो ABCD जो आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है, उसमें जो ऑपोजिट एंगल है वो 80 डिग्री के होते हैं। सम ऑफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, एंगल इज 180। ठीक है, सो देयरफॉर ABCD जो है वो कैसा निकल गया, साइक्लिक यानी चक्रीय चतुर्भुज निकल गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक कोणों का युग्म जो है, ठीक है, आमने सामने जो कोणों के युग्म हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। ये ABCD में दे रखा है। ठीक है, और ये चक्रीय चतुर्भुज इससे प्रूफ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब करेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 25, जो हमारे सेक्शन B का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका लगेगा A² माइनस B² वाली आइडेंटिटी लगेगी, जो होती है A माइनस B और A प्लस B। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेसिकली। अब हम सॉल्व करेंगे। तो A हो गया हमारा ये, B हो गया ये। ठीक है, तो 351 का स्क्वायर माइनस 350 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, एक बार इसको माइनस में रख दीजिए और एक बार ही आप इसको प्लस में रख दीजिए, प्लस 350। ठीक है, माइनस में करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा और प्लस में करेंगे तो 701 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 701 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, 2 नंबर का, सिंपल था। तो इसी के साथ हमारा जो खंड ब है सेक्शन B कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन C की वीडियो में बनाऊंगी और अपलोड करूंगी, तो फिर आप सेक्शन C को कंटिन्यू करिएगा इसके बाद। सो इसको आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देना है और अगर कहीं कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम जो हमारी वीडियो है ये DOE की तरफ से दिया गया क्लास 9th का मैथ्स का एनुअल प्रैक्टिस पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 की मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो जो है वो हमारी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम सेक्शन C जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर ये वीडियो बनाई है। तो बेटे आपने सेक्शन सेक्शन B लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये सेक्शन C हो जाएगा। ठीक है, सो सेक्शन A और सेक्शन B की जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप मेरे चैनल पे उसको जो है वो देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आज की वीडियो पार्ट 3 पर है, पार्ट 3 है सेक्शन C। तो चलिए हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के स्टार्ट है, हम वो कर लेते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं बेटा हमारा सेक्शन C। सेक्शन C में जो है वो 6 प्रश्न हैं टोटल और हर प्रश्न 3 नंबर का है। पहला प्रश्न देखेंगे हम 26। इफ़ 3x माइनस 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी ये हो गया आपका बहुपद और इसका गुणनखंड, ये गुणनखंड है, ये बहुपद दे रखा है और k का मान निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब ध्यान से देख लीजिए
और 2x³ माइनस 11x² प्लस kx-20 है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ तो इतनी स्पेस है नहीं, लेकिन एक जगह यहाँ पर बीच में मेरी थोड़ी सी स्पेस है, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके आपको क्वेश्चन को दिखाती हूँ। तो बेटे जो आपका पॉलिनोमियल है वो है px इज इक्वल टू 2x³ माइनस 11x² प्लस kx-20, और जो आपको गुणनखंड की है, फैक्टर की बात करी है, वो है 3x माइनस 4, तो इसको आप 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। यानी इस px में x की जगह आपको 4/3 रखना है। क्यूब माइनस 11 4/3 स्क्वायर प्लस k 4/3 माइनस 20। ठीक है, अब 2 की जगह 2, 4 का क्यूब करोगे 64/27 आएगा। 11 की जगह 11, 4 का 16 करोगे स्क्वायर, 3 का 9 प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4k/3 माइनस 20। ठीक है, इज इक्वल टू 0 लेकर के चल दीजिए। फिर यहाँ पे अब सॉल्व कर रहे हो आप, तो देखिए ये हो गया आपका मल्टीप्लाई करा 128/27 माइनस 176/9 प्लस 4k/3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं है तो इसके आगे हम 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे से सॉल्व करते हैं। आगे से हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारा आ गया 27। फिर पूरा एलसीएम करके हम सॉल्व करेंगे 128 528 प्लस 36k बचेगा माइनस 540 इज इक्वल टू क्या चल रहा है 0। तो ये यहाँ जाकर के क्या हो गया 0 ही हो गया ये। तो बचा क्या 128। ठीक है, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, तो प्लस कर दीजिए इनको, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। 36 प्लस का है, इधर जाके माइनस 36k हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 940 आएगा और माइनस 36k, माइनस से माइनस कट जाएगा। 940/36 इज इक्वल टू k की वैल्यू आपको निकालनी है। 4 से कट करेंगे, 4 9 36, और इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 235/9। तो आपका जो आंसर है फाइनल वो है k की वैल्यू आपकी निकल गई 235/9। ये आपकी फाइनल वैल्यू है बेटा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्योंकि वो मैं स्पेस के लिए वहाँ पर आई थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसमें हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम वहीं पे चलते हैं वापस से उसी स्पेस पे। 27 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो है आपका 4 ब्रैकेट 2x माइनस 1 माइनस 16 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 384। ये आपका क्वेश्चन है। फिर आप 4, इसको तो आप सेम रख लो 2x माइनस 1, इसको आप 4 की स्क्वायर कर दो, 4 की स्क्वायर कर दो, और बाहर जो है वो x माइनस 1 आ गया। 384 अभी ऐसे ही छोड़ दो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे 4, ये आप सेम लिखोगे 2x माइनस 1, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 2 आ जाएगा, बराबर 384 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको जो है वो अगर अपॉन की हम बात करें तो ये माइनस में है, तो माइनस में पावर जब होती है तो डिवाइड होता है। तो 4/2x कर दो और 4/1 माइनस 4/2x और 4/2 इज इक्वल टू 384 आ गया ये। ठीक है, क्योंकि इसको इस तरीके से लिखा जाएगा और इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों में से 4/2x कॉमन ले लेना है। जब आप 4/2x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1/4 माइनस 1/16 बचेगा और 384 आ जाएगा। अब एलसीएम लो, 4/2x इसका एलसीएम ले लो 16, ये आ गया 4 माइनस 1
384 आ गया ये, ठीक है 384 आ गया। अब आगे सॉल्व कर लो, 16 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, 4 2x इज इक्वल टू 384 इंटू 16 अपॉन में 3 कट करोगे आ जाएगा 128, ठीक है। उसके बाद 128 को क्या हम 4 2x 128 को हम 64 गुणा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 16 की जगह 16। अब 4 की पावर 2x, 64 क्या हो सकता है 4 की पावर 3 हो सकता है, 2 को हम 4 की पावर हाफ कर सकते हैं, उसका मतलब 2 होता है बेटे, और इसको हम 4 की पावर 2 कर सकते हैं 4 स्क्वायर। अब सब में देखो ये हो गया 4 2x और इधर सब में 4 कॉमन है, तो 4 और पावर सबकी प्लस हो जाएगी 3 प्लस हाफ प्लस 2। जब पावर प्लस करी सॉल्व करा तो 4 2x इज इक्वल टू 4 की पावर हाफ आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो आपके पास आया 2x इज इक्वल टू हाफ नहीं है ये 11 है, सॉरी 11 है बेटे, 11 अपॉन में 2 और x की वैल्यू जो है वो 11 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 आ जाएगी, तो x की वैल्यू आपकी निकल गई 11 अपॉन में 4, ठीक है। ये क्वेश्चन डन। इसके बाद 27 में ही हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे, ये वाला, ठीक है। इसमें जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे करके दिखा देती हूँ। ये लिखा हुआ है ना 25, और तो हम इसको हम 5 की पावर कर दो, 5 की पावर 2 और ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 2x प्लस 3 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, तो ये हो जाएगा 5। अच्छा अब अगर लेकिन 5 कॉमन हो गया तो हम 5 को कट भी कर सकते बेटे, कट कर दो इसको, तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस 3 और यहाँ आ गया 2x प्लस 3। सॉल्व करो, 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 3 ज़ा 6, 2x प्लस 3, ये हो गया 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 6 हो गया, 4x में से 2x गया 2x और ये हो गया 9, तो x की वैल्यू जो है वो आपकी निकल गई 9 अपॉन में 2, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 में। इन फिगर ट्राइंगल PQR और एंगल PQR ये वाला एंगल और PRQ ये वाला एंगल इक्वल है। प्रूव करना है आपको कि ये वाला एंगल PQS और ये वाला एंगल, ये भी प्रूफ है आपको, ये जो है वो प्रूफ करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, काफ़ी स्पेस है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका 28 का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले को ना बेटा आप x मान लो, यानी एंगल PQR को आप x मान लो, और जो PRQ है इसको भी x मान लो, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो PRQ को भी आपने x मान लिया। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो इक्वल है। अब जब आप PQS प्लस एंगल PQR करोगे, यानी ये पूरा वाला एंगल प्लस करोगे, तो ये 180 डिग्री का बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा, ठीक है, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर लिख सकते हो। तो PQS की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से, 180 माइनस ये x है ना, तो 180 माइनस x निकल गई। ऐसी दूसरी तरफ जो है PRT ये वाला और ये वाला, इन दोनों को प्लस करोगे तो 180 आएगा और PRQ 180 हो जाएगा, ठीक है। ये x दे रखा है तो PRT क्या हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा, ये भी 180 माइनस x, तो ये भी देखो 180 माइनस x आ गया, ये भी 180 माइनस x आ गया, तो इसका मतलब ये इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT हो गया ये, ठीक है। अब आते हैं हम अथवा वाले क्वेश्चन पे इसके। अब अथवा वाले में देखिए आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, फिगर दे रखी है, AB पैरेलल है, AB जो है पैरेलल समांतर है CD के और EF के भी। फिर PQ जो है, ये जो लाइन है PQ, ये जो है वो RS के, ठीक है, RS के जो है वो आपकी पैरेलल है, समांतर है। ये वाला 25 डिग्री का एंगल दे रखा है, ये 60 डिग्री का दे रखा है। आपको QRS ये वाला निकालना है पूरा, ठीक है, और RQP ये वाला निकालना है पूरा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये भी यहीं पे सॉल्व कर दूँ, काफ़ी स्पेस यहाँ पे दिख रही है, थोड़ा सा डिलीट कर करके रब कर करके करेंगे। तो AB जो है बेटे वो है पैरेलल CD के
और पैरेलल है EF के, और जो PQ है वो है पैरेलल RS के, हमने ये लिख दिया पहले। फिर और क्या दे रखा है, RQD जो है वो दे रखा है 25 डिग्री, और CQP जो है वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, सो QRA जो है वो हमारा 25 डिग्री का हो जाता है। देखिए QRA ये वाला एंगल, ये भी 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर कोण है। फिर आ जाओ SRB पे, SRB जो है वो 60 डिग्री का हो जाएगा आपका, SRB ये वाला 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे लिखते हैं हम एंगल ARS प्लस SRB जो है वो 180 डिग्री के होंगे मिला करके। देखो ARS यानी ये पूरा 180 डिग्री का होगा, लीनियर पेयर होगा। तो अगर हमें ARS की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे, क्योंकि SRB की कितनी निकली है 60 ना, तो 180 में से 60 माइनस कर दिया आपने तो कितना निकल गया 120 डिग्री। तो यानी ARS जो है वो आपका निकल गया 120 डिग्री बेटा, ये वाला 120 हो गया और ये हो गया 60 180। अब QRS निकालना है, ये पूरा निकालना है। ठीक है, तो अब देखो ज़रा QRS और ये 125 ये 25 दे रखा है और ये 120 निकल गया, दोनों को प्लस कर दो। ये 120 है और ये 25 है तो दोनों को प्लस कर दो। तो आप यहाँ पे लिखोगे QRS जो आपको निकालना है वो हो गया 120 डिग्री प्लस 25 डिग्री, वो हो गया हमारा 145 डिग्री। ठीक है, अब हमें RQP निकालना है, ये बचा है तो इसके लिए सॉल्व करते हैं। चलिए CQR एंगल जो है और RQD है जो, ठीक है, वो 180 का बन जाएगा। कैसे, CQR ये वाला, RQD ये पूरा 180 का बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 25 है तो ये वाला निकाल सकते हैं हम, 155 का निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे देखो मैं बताती हूँ। यहाँ से CQR निकालो, RQD दे रखा है आपको 25 ना, तो 180 में से 25 माइनस कर दो, 155 का निकल गया। ठीक है, अब पूरा निकालना है, ये 60 दे रखा है तो ये हमारा आराम से निकल सकता है अगर हम 155 को पूरे को प्लस करें तो। ठीक है, क्योंकि ये पूरा बताना है तो चलिए 155 पूरा और ये वाला प्लस कर देते हैं। तो आपको निकालना है क्या है, R, Q और P निकालना है। ठीक है, R, Q और P ये पूरा निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या निकाला है, CQR निकाला है ना, ये निकालना है ना, ये निकाला है ना 155 का। अब हमें निकालना है RQP, है ना, ये पूरा निकालना है। तो 155 को और 60 को प्लस कर दो। तो यहाँ पे लिखो RQP इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 155, ऐड कर दो 215 निकल गई। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द फॉलोइंग टेबल शोज द रन स्कोर्ड इन अ वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। निम्नलिखित तालिका एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाती है। ओवर दे रखे हैं, रन दे रखे हैं, आयत चित्र बनाना है, और अगर हम हिंदी में इंग्लिश में बात करें तो हिस्टोग्राम बनाना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे बना के दिखा देती हूँ किस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पर आप नीचे की तरफ एक्स लाइन जो है उसको आप ओवर ले लीजिए, और जो वाई वाली एक्सिस है उसको आप रन्स ले लीजिए। ठीक है, अब ये हो गया 0 आपका, ये हो गया 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है जी, इसके बाद पहला वाला बेटा बनाना है 0 से 10 लेके 42। 7 का टेबल बना लो इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63। ठीक है, पहला 42 बनाना है। दूसरा कलर चूज करूँ, इसमें तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। 42 बनाना है तो 0 से लेके 10 तक में 42 आ गया, ये यहाँ पे 42 लिख दो। फिर 56 बनाना है तो 56 पे चले गए, 10 से लेके 20 पे 56 आ गया बेटे। फिर आ गया 20 से लेके 30 में 35, ये रहा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 35।
इसके बाद 30 से लेके 40 तक में 60 बनाना है, तो 63 से थोड़ा सा कम रखेंगे। ये बिल्कुल ना बराबर इसके साथ चलना होता है, थोड़ा सा कम रखेंगे। ये हो गया आपका 60। और लास्ट आपको 40 बनाना है, तो 42 से हल्का सा कम रखेंगे। ये हो गया आपका 40। इस तरीके से आपको आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम बनाना है, तो ये बना लीजिएगा। ग्राफ पे बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। PQRS is a rectangle and ABCD and are the midpoints of the sides PQ, QR, RS and SP respectively। ठीक है, यानी PQRS एक आयत है और ABCD जो है वो क्रमशः भुजाओं PQ, QRS और SP के मध्य बिंदु है। एक आयत बना लिया, ठीक है, जो है आपका PQRS है, और जो ABCD है वो मध्य बिंदु है। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। अब इसको जब आप मिला रहे हो तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ABCD है ना, ये एक समचतुर्भुज है, यानी रोम्बस प्रूव करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। अब इसमें आपको ये बोल रखा है कि आपको एक आयत बनाना है PQRS, ठीक है, यानी रेक्टेंगल बनाना है। तो पहले तो फिगर बना लेते हैं। इस तरीके का ये आयत हो गया आपका, ये हो गया PQRS, ठीक है जी। उसके बाद आपको मिड पॉइंट लेना है, ये हो गया A, B, C और D, और चारों को मिला देना है। और जो ये फिगर बनी है ना, ये बीच वाली फिगर ABCD, ये प्रूव करना है आपको कि ये समचतुर्भुज यानी रोम्बस है। तो सबसे पहले तो आप गिवन लिख दीजिए कि आपको दे क्या क्या रखा है, यानी दिया है ना। गिवन को हिंदी में हम बोलेंगे दिया है, दे क्या क्या रखा है। तो आप इसमें लिखिए कि ABCD PQRS जो है आयत है, PQRS जो है वो रेक्टेंगल है, और उसके बाद ABCD जो है वो मिड पॉइंट्स है, ये लिख लीजिए। उसके बाद प्रूव लिखिए। प्रूव में आपको ये प्रूव करना है कि जो ABCD है ना वो रोम्बस है, यानी समचतुर्भुज है। ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन यानी जो रचना जो आएगी वो आएगी P और R को मिलाना है बेटे आपको, ठीक है। अब सॉल्यूशन में आपको एक ट्राइंगल लेना है। पहले तो सॉल्यूशन जो आ जाएगा इसके बाद ट्राइंगल PQR ले लो, PQR यानी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला। इसमें जो A है, A वो मिड पॉइंट है किसका? PQ का, ये लिखना है, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। और जो B है वो मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है किसका? RQ का। तो इसी वजह से AB जो है वो पैरेलल हो गया PR के। अगर पैरेलल है तो AB जो है वो हाफ भी होगा, क्योंकि ये हमारी एक थ्योरम है कि अगर पैरेलल होता है तो वो उसका हाफ भी होता है। तो ये आपकी एक हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन करेंगे तो उसमें ट्राइंगल PSR ले लो। तो एक बार दोबारा से फिगर बना देती हूँ, क्योंकि फिगर बार बार ना डिलीट हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, हम दोबारा से इसको बना करके समझ लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। यहाँ पे C हो गया, D हो गया, इसको मिला दिया, ठीक है। अब ट्राइंगल PSR ले लो, है ना, ऊपर वाला ले लो, ये वाला, ठीक है। इसमें D जो है वो मिड पॉइंट हो गया किसका? SP का, और या मध्य बिंदु। और जो C है वो मिड पॉइंट हो गया यानी मध्य बिंदु हो गया किसका? SR का। सो DC जो है वो पैरेलल हो गई PR के, और DC जो है वो हाफ ऑफ PR भी हो गई। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को करेंगे तो आप लिख दीजिए फ्रॉम की जगह मैंने फॉर्म कर दिया, फ्रॉम 1 and 2 से AB मिल जाएगा आपको पैरेलल DC के, और AB जो है वो DC के इक्वल भी हो गया। तो इसलिए प्रूफ हो गया कि जो ABCD है वो आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। अब आते हैं दो ट्राइंगल पे। तो दोबारा से एक बार फिगर बनाएंगे, तभी आपको ट्राइंगल समझ आ पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका PQRS,
और ए बी सी डी, ठीक है। अब 2 ट्राइंगल ले लो, क्योंकि आपको रोम्बस प्रूफ करना है यानी समचतुर्भुज प्रूफ करना है। पी ए डी ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ट्राइंगल जो मैं कलर कर रही हूँ ना, ये वाला और ये वाला ले लो। तो आप यहाँ पे लिख दो ट्राइंगल पी ए डी एंड ट्राइंगल क्यू ए बी। अब इसको सर्वांगसम प्रूफ करना है यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पी ए किसके इक्वल हो गया, ए क्यू के, क्योंकि मिड पॉइंट है ए, इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। एंगल पी बराबर क्यू है, आयत है इसलिए 90 डिग्री का एंगल हो गया, रेक्टेंगल है। फिर पी डी जो है वो बी क्यू के इक्वल है, ये वाली लाइन, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, हाफ है। तो एस ए एस से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। पी ए डी कॉन्ग्रुएंट जो है ट्राइंगल वो प्रूफ हो चुका है आपका किससे, ट्राइंगल क्यू ए बी से, क्यू ए बी एस ए एस से। सो सीपीसीटी से ए डी इज इक्वल टू ए बी प्रूफ हो जाएगा। और आगे सीपीसीटी से सारे जो साइड्स हैं वो प्रूफ हो जाएंगी। ए बी प्रूफ हो जाएगा इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी। जब सारी साइड्स ये वाली सब इक्वल हो गई तो ये रोम्बस प्रूफ हो गया। तो हम एंड में लिख देंगे सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी सी डी जो है वो समचतुर्भुज है हिंदी में, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन नंबर 30 डन। अब 31 करते हैं, सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इन द मंथ ऑफ जनवरी इज प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। जनवरी के महीने में दिन के दौरान रिकॉर्ड किया गया दिल्ली का तापमान निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया। ये तालिका है, टाइम दिया हुआ है 3 बजे से लेके सुबह के 3 बजे से रात के 3 बजे तक का टाइम है, और ये तापमान है यानी टेम्परेचर। क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, फाइंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन द 12 आवर इंटरवल। 12 घंटे के अंतराल में तापमान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो 12 घंटे में बेटा देखिए, रात के 3 बजे क्या था 18 डिग्री सेल्सियस, और सुबह के 3 बजे क्या था 8 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को माइनस कर दीजिए। 10 डिग्री सेल्सियस का इसके अंदर अंतर यानी डिफरेंस आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सेकंड में, एट वॉट टाइम द डे वॉज द कोल्डेस्ट, किस समय इस दिन सबसे ठंडा था। सबसे कम टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा ठंडा टाइम माना जाता है, तो 7 सबसे कम है, तो एट 6 AM 6 AM सबसे ठंडा था, बहुत ठंड थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द टेम्परेचर वेरी फ्रॉम 3 AM टू 6 AM। प्रातः 3 बजे से प्रातः 6 बजे तक तापमान में किस तरह परिवर्तन हुआ। तो 3 से 6 बजे के बारे में बता रहे हैं। पहले 3 बजे ज़्यादा था लेकिन 6 बजे कम हो गया, तो 8 डिग्री सेल्सियस में से 7 डिग्री सेल्सियस जो है माइनस कर दीजिए। 1 डिग्री सेल्सियस जो है बेटे वो डिक्रीज हो गया यानी कम हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, कम लिख देंगे हम, कम हो गया, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी की जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे पार्ट ए बी सी तीनों देख लीजिएगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है इसके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम क्लास 9th का 2022-23 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे। ये हमारी जो वीडियो है बेटा ये पार्ट 4 वीडियो रहेगी, जिसमें कि हम सेक्शन डी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आज इस वीडियो में हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। और आपका सेक्शन ए बी और सी जो है वो ऑलरेडी मैंने एक कंबाइंड वीडियो भी डाली है और अलग अलग वीडियो भी डाल रखी है।
तो आपके उसके लिंक जो है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इस वीडियो के, तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, और अदरवाइज़ जो मेरे चैनल पर जा कर के भी आपको मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो बेटा इसमें हम डायरेक्टली सेक्शन डी की तरफ चलते हैं, और सेक्शन बी ये आ गया, सी हो गया ये, सेक्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसमें है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। ए बी एक रेखाखंड है, पी और क्यू इस रेखाखंड ए बी के विपरीत और इस प्रकार स्थित हैं कि इनमें से प्रत्येक ए और बी से समदूरस्थ है। शो दैट द लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। दर्शाइए कि रेखा पी क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो चलिए बेटा इसका आंसर जो है वो हम सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। सो बेटा इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन है ये। 32 का जो फर्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसका सॉल्यूशन है। तो इसमें इस तरीके की आपकी फिगर बनेगी, ठीक है, और ये यहाँ पर P और A B बीच में C आ गया, और नीचे जो है वो Q आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फिगर पहले सबसे पहले आपको बनानी है, और सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। P जो है वो गिवन है आपको कि वो इक्विडिस्टेंट है पॉइंट A एंड B से, इसलिए पी ए बराबर पी बी हो गया। और Q जो है वो इक्विडिस्टेंट है पॉइंट A और B से, तो इधर भी क्यू ए किसके बराबर हो गया, क्यू बी के। अब एक को 1 ले लिया, एक को 2 ले लिया, दो ट्राइंगल ले लिए पी ए क्यू और पी बी क्यू। तो इसमें ए पी बराबर बी पी होगा 1 इक्वेशन से, ए क्यू बराबर बी क्यू होगा इक्वेशन नंबर 2 से, पी क्यू कॉमन आ जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। इसके बाद सी पी सी टी से इन दोनों के एंगल प्रूफ हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, एक लेते हैं ट्राइंगल पी ए सी, एक ट्राइंगल पी बी सी। आप अपने सामने फिगर ज़रूर रखिएगा इसकी, तभी आपको समझ आएगा ये। ए पी बराबर बी पी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन से हो गया, दोनों एंगल इक्वल हैं थर्ड इक्वेशन से, और पी सी जो है वो कॉमन है। तो एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल से ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, और सी पी सी टी से ए सी जो है वो बी सी के इक्वल आ गया, और दोनों एंगल भी इक्वल आ गए सी पी सी टी से। तो ए बी जो है वो क्या है, लाइन सेगमेंट है, इसलिए यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे एंगल ए सी पी प्लस बी सी पी 180 डिग्री लीनियर पेयर। ए सी पी इसकी जगह ए सी पी लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है, तो 180 आ गया, तो 2 ए सी पी इज़ 180 और ए सी पी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। थस ए सी इज इक्वल टू बी सी, एंगल ए सी पी एंगल बी सी पी 90 डिग्री है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं हमारे इसी के ही सेकेंड पार्ट वाले क्वेश्चन पे। अब बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ही ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। P इज़ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। बिंदु A पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं L और M से समदूरस्थ एक बिंदु P है। शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। दर्शाइए कि रेखा AP दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा आप देखेंगे ये भी 32 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। फिगर इस तरीके की बनेगी, ठीक है, फिगर बना लीजिएगा। फिगर बनाने के बाद हमें यहाँ पर हम देखेंगे यू आर गिवन दैट लाइन्स L एंड M इंटरसेक्ट ईच अदर एट A। तो PP जो है वो परपेंडिकुलर है L पे, PC परपेंडिकुलर M पे भी होगा। इट इज़ गिवन दैट PB इज इक्वल टू PC, ये दिया हुआ है। शो करना है हमें कि एंगल PAB और एंगल PAC इक्वल है। तो हम दो ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, एक PAB और एक PAC। दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे तो PB बराबर PC गिवन है, और दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, ये भी गिवन है। कॉमन साइड भी आपकी आ गई, तो RHS रूल से ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। और CPCT से ये प्रूफ हो गया कि ये एंगल इक्वल है। बस, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 33। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। ये आपको एक दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें A और B की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं।
अब देखेंगे बेटा 33 का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है इसको भी। क्वेश्चन आपके पास ये है, इसका परिमेयकरण यानी रैशनलाइज कर दीजिए इससे, और इसका भी अलग से रैशनलाइज कर दीजिए यानी परिमेयकरण कर दीजिए। तो उसमें क्या करते हैं, प्लस होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, या माइनस है तो प्लस से कर देते हैं। अब पहले इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करिए और फिर इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए, और नीचे 2 2 ज़ा 4 और √3 को √3 से करा 3 आ गया। ऐसे ही 7 को 2 से करा 14, फिर 7 को इससे करा ये आ गया, फिर 3 को इससे करा, फिर 3 को 3 से करा। ऐसे 2 2 ज़ा 4 और √3 को 3 से किया 3। अब 4 - 3 तो 1 हो गया, इधर भी 1 तो इसकी वैल्यू छोड़ दीजिए। ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, माइनस था तो सबके साइन चेंज कर दिए, ये और ये कैंसिल हो गया। +14 - 14 +9 - 9 कैंसिल हो गया, बचा क्या, -7 √3 -7 √3 14 हो गया, 6 और 6 हो गया 12, 14 में से 12 गया 2 आ गया। तो यानी a की वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी तो 0 आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -2 आ गई। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 के क्वेश्चन के बाद अब आता 33 के क्वेश्चन के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34। The thickness of a wooden hemispherical bowl is 1.4 centimeter and inner radius 3.5। एक लकड़ी के अर्धगोलाकार कटोरे की मोटाई 1.4 सेंटीमीटर और इसकी भीतरी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। नमन wants to paint it completely। नमन इसे पूरी तरह से पेंट करना चाहता है। फाइंड द टोटल एरिया टू बी पेंटेड। पेंट किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाउ मच लिक्विड कैन द बोल होल्ड इन लीटर्स। कटोरे में कितना लीटर तरल आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बेटा CS से निकालना है, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का तो 2πRH हो गया, 2 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू, h की वैल्यू, सॉल्व करा, ये आंसर आ गया। इसके बाद बेस एरिया का भी निकालेंगे, πr² होता है, पाई r की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व कर दिया। टोटल सरफेस एरिया जो है दोनों को प्लस करने से आएगा। उसके बाद निकालना है हमें वॉल्यूम, आयतन। वॉल्यूम निकालेंगे स्फेयर का, फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, जिसमें 4/3 की जगह 4/3 22/7, r लिख दीजिए 3.5 3.5 3.5, आंसर निकाल दीजिए। अब वॉल्यूम को लीटर्स में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ गया लीटर्स में। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारा सॉल्व हो गया। सो बेटा हमारा जो सेक्शन डी है इसका लास्ट क्वेश्चन है 35, क्वेश्चन नंबर फैक्टराइज करना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ फैक्टराइज करना है, और इसी के ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर ए बी सी की वैल्यू 0 है, a + b + c, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो हैं वो मैं एक साथ आपको सॉल्व करवा देती हूँ, पहले ये वाला क्वेश्चन और फिर ये वाला क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन नंबर 35 लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको अगर हम इस पूरे को x ले लें, इस पूरे को y ले लें और इस पूरे को z ले लें, तो x + y + z हो जाएगा ये हमारा। और अगर हम जो है बेसिकली अगर x + y + z अगर आप पूरा निकालोगे ऐसे, या फिर अगर x + y + z को आप = 0 रखोगे, चलो ये वाली लाइन काट दो अगर ये नहीं चाहिए आपको, तो ये इसको रख भी सकते हैं क्योंकि ये 0 प्रूफ हो रहा है इसलिए मैंने रखा है यहाँ पर। उसके बाद ये x³ y, अगर हम x³ + y³ + z³ का फॉर्मूला लगाएं तो -3xyz = 0 होता है। तो और अगर हम प्रॉपर बड़ा वाला लिखें तो ये वाला फॉर्मूला बनता है, बट माइनस को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस में बन जाएगा। तो अगर हमें इसकी क्यूब निकालनी है, ये क्यूब निकालनी है, तो हम 3 लिखेंगे पहले। x की वैल्यू हमने जो लेट करी थी वो, y की वैल्यू जो लेट करी थी और z की वैल्यू जो लेट करी थी वो इस तरीके से निकल गई। तो ये 35 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हमें 35 का सेकंड पार्ट भी करना है, ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ, वो एक साथ ही मैंने क्वेश्चन रीड किया था। तो अगर a + b + c 0 है और ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट करने के लिए, तो बेटे अगर a + b निकालना है तो -c हो जाएगा = अगर b + c निकालना है तो a- हो जाएगा, और अगर a और c रखना है तो b- हो जाएगा। अब b + c की जगह हमने -a रख दिया, c + a की जगह हमने -b रख दिया, और a + b की जगह हमने -c रख दिया। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लिया, ABC आ गया।
एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ जाएगा। अब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला ये होता है जिसमें इज इक्वल टू 3xyz आता है। अब 3xyz तो है नहीं, 3abc है, तो इसकी जगह 3abc लिख दिया अपॉन में abc, abc से abc कट गया, 3 वैल्यू आ गई इसकी। बस, तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन डी है ये हमने कंप्लीट कर लिया बेटे। कहीं कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं सेक्शन ई की वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम क्लास 9th का गणित का यानी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2022-23 का। और बेटा ये हमारी सेक्शन ई वाली वीडियो है जिसमें आज हम सेक्शन ई डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ये हमारी लास्ट वीडियो है इस सैम्पल पेपर की, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है, जो 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, हम इसको आज इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो हम डायरेक्टली सेक्शन डी के बाद सेक्शन ई के ऊपर चल देते हैं। सेक्शन ई हमारा यहाँ से शुरू होता है। 36 क्वेश्चन नंबर है। सुनील विजिटेड अ सर्कुलर पार्क विद हिज फादर। सुनील अपने पिता के साथ एक वृत्ताकार पार्क घूमने गया। He sees a triangular shaped pond PQR and also observes that 3 shops are situated at PQ and R as shown in the figure, from where they have to purchase some food items according to their needs. वह एक त्रिकोणीय आकार का तालाब PQR देखता है और यह भी देखता है कि 3 दुकानें PQ और R पर स्थित है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, जहाँ से उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ खरीदना है। डिस्टेंस बिटवीन शॉप P and Q इज़ 8। ये देखिए P and Q जो है वो 8 है, ठीक है, यानी दुकान P और Q के बीच की दूरी 8 मीटर है। एंड दैट बिटवीन शॉप P and R इज़ 6। P और R की जो है वो 6 है। S इज़ द पॉइंट वेयर सुनील इज स्टैंडिंग विद हिज फादर। और जो S जो पॉइंट है यहाँ पर सुनील अपने पापा के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो दुकान P और R के बीच की दूरी 6 मीटर है। S वह बिंदु है जहाँ सुनील अपने पिता के साथ खड़ा है। तो ये तो थी फिगर और क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल QSR का माप बताइए। सेकंड है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और थर्ड है, प्रूव दैट एंगल QPR इज अ राइट एंगल। तो और इसी का ही जो सेकंड वाला, मतलब इन दोनों में चॉइस है, इन दोनों में, तो एंगल PQR, एंगल PRQ एंड QSR जो है, उन तीनों को प्लस करके आंसर निकालना है। तो चलिए इसका आंसर हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए बेटा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 36 रीड किया था, तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम निकालेंगे कि जो एंगल QSR है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ठीक है। वो आपको देखने से भी पता चल जाएगा। और अदरवाइज आप जो है वो ये थ्योरम लगा सकते हैं कि जो सेमी सर्कल में बना एंगल होता है ना, जो ऑन द सर्कल बना हुआ होता है, वो 90 डिग्री का होता है। एंड सेकंड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो QR है, जो कि 10 मीटर्स है। फिर जो थर्ड पार्ट है, और इसको आप ना पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को 10 जो दे रखा है, इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, क्योंकि जो एंगल इस तरीके का बन रहा था उसमें ये 8 साइड थी और ये 6 थी। तो 6 का स्क्वायर करोगे तो और 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर होगा 64, 6 का स्क्वायर होगा 36, और दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 100। और 100 किसका अंडर रूट होता है, 10 मीटर्स का होता है, ठीक है। फिर इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें सीधा आंसर लिखना है, एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर सेमी सर्कल और एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री एंगल। यानी 90 डिग्री का एंगल है वो क्यों है, क्योंकि वही सोच फर्स्ट वाले पार्ट में लगा है कि जो भी अर्धवृत्त में बना कोण होता है, जो कि जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर होता है, वो 90 डिग्री का होता है। और इसी का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसमें तीनों की वैल्यू लिखनी है। तो 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद बेटे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये हिंदी मीडियम में दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम में
पहले रीड कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आगे पीछे दे रखे हैं क्वेश्चंस, वैसे जो सिचुएशन है वो बुक की है। ऑल्सो कॉल्ड PMNRF इन शॉर्ट, is the fund raised to provide support for people affected by natural and man-made disasters. Natural disasters that are covered under this include flood, cyclone, earthquake, etc. Man-made disasters that are included are major accidents, acid attacks, riots, etc. Two friends, Shalu and Gitika, together contributed 200 rupees towards Prime Minister Relief Fund. This is expressed as x plus y is equal to 200. बेस्ड ऑन दी अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले एक बार हिंदी में भी रीड करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, जिसे संक्षेप में NRF में कहा जाता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए जुटाई गई निधि है। इसके अंतर्गत आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि शामिल है। मानव निर्मित आपदाएं, जिनमें प्रमुख दुर्घटनाएं एसिड हमले, दंगे आदि शामिल है। दो सहेली शालू और गीतिका ने मिलकर प्रधानमंत्री राहत कोष में 200 रुपये का योगदान दिया। इसे x + y = 200 के रूप में व्यक्त किया गया। तो अब जो सिचुएशन आ रही है बेसिकली यहाँ पर वो देखोगे आप, उपरोक्त के आधार पर बताइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए देखिए प्रश्न कौन सा है। प्रश्न पहला है, एक्सप्रेस द इक्वेशन x + y = 200 इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करना है। दूसरे में, इफ़ शालू कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹150, यदि शालू ने 150 रुपये का योगदान दिया, देन हाउ मच वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय गीतिका, तो गीतिका ने कितना योगदान दिया। तीसरा, फाइंड द टू सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग, समीकरण x + y = 200 के दो हल ज्ञात कीजिए। और इसी के ऑप्शन में तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, और इस समीकरण का आलेख आपको बनाना है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 37 के सॉल्यूशन पे। फर्स्ट पार्ट में आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसको ax + by + c की वैल्यू में रखना है। तो इसमें देखिए ये तो सेम ऐसे आ जाएगा, प्लस 200 इधर आकर के -200 हो जाएगा = 0। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड में ये इक्वेशन दे रखी है, अगर x 150 है तो y की वैल्यू निकालनी है। तो 200 में से 150 गई, कितना आ गया 50 रुपीज़, यानी शालू ने तो 150 दिए थे, लेकिन जो गीतिका है उसने कितने दिए 50 रुपीज़ दिए। फिर थर्ड में दो सॉल्यूशन निकालने हैं। तो पहले इक्वेशन लिखी, x को 0 रखा तो y कितना आ गया 200, और यहाँ पे y को 0 रखा तो x कितना आ गया 200। तो इधर टेबल बना दिया, x 0 पे y 200 और y 0 पे x 200। और इसी के और वाले में यहाँ पर ग्राफ बनाना था, तो ग्राफ इस तरीके से बना दिया, 200 400 600 ले लिया मैंने, ठीक है। तो 200 पे 0 और 0 पे 200, और इस तरीके से ये ग्राफ आपका बन गया। और यहाँ पे ग्राफ पे आप x + y = 200 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 37 कंप्लीट हो गया। आप 38 पे चलते हैं। तो चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 37 के बाद हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे हमारे सैम्पल पेपर का, क्वेश्चन नंबर 38। ड्यूरिंग लोहड़ी द शॉपकीपर्स प्रिपेयर्ड हेक्सागोनल शेप्ड गिफ्ट बॉक्सेस कंटेनिंग रेवड़ी, तिल, गज्जक एंड पीनट्स। लोहड़ी के दौरान दुकानदारों ने षटभुजाकार उपहार बक्से तैयार किए, जिनमें रेवड़ी, तिल, गज्जक और मूंगफली थी। द हेक्सागन हैज़ इक्वल साइड्स, षटभुज बॉक्स की बक्से की भुजाएं बराबर हैं। द रेवड़ी इज पार्ट इन द ACE, इसमें रेवड़ी है बेटे, इसमें R, रेवड़ी को भाग ACE में। तिल इज इन द पार्ट BDF, तिल को भाग BDF में, इधर तिल रखा हुआ है। गज्जक को ABE में रखा है, एंड गज्जक इज इन द पार्ट ABE, इसमें गज्जक है, ABE में गज्जक लिख दिया मैंने जी। और BEF में मूंगफली को रखा गया है, और इस वाले में पीनट्स को रखा गया है, ठीक है। पीनट्स इन पार्ट BEF। द बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एज बिलो, इस तरीके से फिगर बनी हुई है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्टीशन ऑफ गज्जक एंड पीनट्स। ये वाली जो लाइन है ना बेटा, इसका आंसर निकालना है। गज्जक और मूंगफली के विभाजन की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेकेंड है, व्हाट इज द एरिया ऑफ पार्ट हैविंग पीनट्स। पीनट्स इधर है ना, तो पीनट्स का जो है वो एरिया निकालना है आपको, यानी मूंगफली के भाग का क्षेत्रफल निकालना है।
तीसरा विच कवर्स मोर एरिया, तिल और गज्जक, तिल का ज़्यादा एरिया है या गज्जक का क्षेत्रफल वो बताना है। और इसी के ऑप्शन में दिया हुआ है यदि सी जे लंब ए ई है, सी जे परपेंडिकुलर टू ए ई, तो सी जे ज्ञात कीजिए, तो फाइंड सी जे। तो चलिए इसको हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सैम्पल पेपर का। सो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 38 आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट, बी ई स्क्वायर आपको निकालना है। तो बी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 225, 64 कितना होता है 289। तो 289 किसका निकलेगा 17 का होता है, यानी बी ई की वैल्यू जो निकालनी थी वो हमारी 17 सेंटीमीटर निकल गई। ठीक है, इसके बाद फिगर को सामने रखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। सेकंड में आपको एरिया ऑफ बी ई एफ निकालना है, पीनट का एरिया निकालना है। तो हाफ इंटू बी इंटू एच, बी दे रखा है एच दे रखा है, 2 4 ज़ा 8, 15 4 ज़ा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ निकालना है, ए दे रखा है बी दे रखा है सी दे रखा है। सो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करोगे तो 31/2 आ जाएगा। तो ऐसे ही फॉर्मूला यहाँ पर लिखाया आपने हीरोन्स फॉर्मूला, 31/2, 31/2, 8 माइनस किया 8 माइनस किया 15, माइनस करके ये निकल जाएगा आपका आंसर। इसमें ये 4 2 दे रखे हैं ना बेटा, तो इस 2 में से एक 2 बाहर निकालोगे, इस 2 में से एक 2, तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। दोनों 15 में से एक 15 बाहर निकालोगे, √3 31 अंदर बचेगा। तो ये आपका गज्जक का एरिया आ गया। तो गज्जक का एरिया ज़्यादा है क्योंकि गज्जक का एरिया कितना आया था 60 सेंटीमीटर आया था यहाँ पे, और इसका कम आया है यहाँ पे 15, तो इसलिए गज्जक कवर्स मोर एरिया। अब इसी का जो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है उसमें इन्होंने परपेंडिकुलर के लिए बोला हुआ है। तो अगर सी जे परपेंडिकुलर ए ही है, लंब है, तो सी जे ज्ञात करना है। तो एरिया दे रखा है हाफ इंटू बी इंटू एच, एरिया इज इक्वल टू हाफ बी और एच आपको निकालना है। तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, 2 भी इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो 31 अपॉन में √31 अपॉन में 2 इसका आंसर आ जाएगा एच। तो बेटे इसी के साथ हमारा जो सैम्पल पेपर है आज का ये कंप्लीट हो जाता है। अब आपका पूरा का पूरा 1 से लेकर 38 क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व करा दी हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ और वहाँ से आप इसके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।